हेलो दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है, जिसमें हमारा आज का चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर बात की जाए, कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक है, उसमें ने जो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश के प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक तार अथवा परिपथ में आवेश के बहने को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक तो हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, और दूसरा एक इसका फॉर्मूला है I बराबर क्या वो अपॉन टी। इससे भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जब भी आपके पास फॉर्मूला हो, अगर उससे परिभाषा बनानी हो तो हम क्या करेंगे? जो अपॉन में है उसको 1 रख लेंगे। टी बराबर 1 सेकेंड रख लिया तो I किसके बराबर होगा? क्योंकि तो हम कहेंगे कि किसी चालक तार में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा I कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर तथा विमा A होती है। ठीक है, 1 एम्पियर जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के इक्वल होता है। अब जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा में दिशा भी और परिमाण भी दोनों चीज होती है, लेकिन फिर भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वैद्युत धारा की दिशा, देखियो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की विपरीत दिशा में होती है। अगर हम बात करें किसी परिपथ में, तो जिस परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं, विद्युत धारा उसके अपोजिट चलती है। ठीक है, तो हमें दिशा भी पता होती है और ये भी पता होती है कि कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी यह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्योंकि यह अदिश राशि इसलिए है, यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती। यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसके बाद प्रवाह दिशा के आधार पर धारा को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट दिश धारा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और सेकंड होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिश धारा की। दिश धारा क्या होती है? वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, अर्थात समय बदलता रहेगा लेकिन इसका मान क्या नहीं होगा? इसका मान अपरिवर्तित होगा। परिवर्तित नहीं होने का तो क्या कहलाओगी? दिश धारा कहलाती है। यदि धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती, दिश धारा कहलाती है। ठीक है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी? यदि धारा की दिशा समय एवं परिमाण समय के साथ क्या होता रहे? लगातार बदलता रहे, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान समय के साथ लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व की, करंट डेंसिटी। अब होता क्या है? एक ये हमारे पास फॉर्मूला है J बराबर I/A। हमें परिभाषा बनानी है। एक तो डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा I तथा चालक तार की अनुप्रस्थ काट A के अक्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व J कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक की अनुप्रस्थ काट का अक्षेत्रफल A के अनुपात को धारा घनत्व J कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन हम इसमें क्या करेंगे? A को 1 रख लेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर, J बराबर होगा I के। तो हम कहेंगे कि किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल में, देखो किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होगी उस धारा को ही हम धारा घनत्व J कहते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है। किसी चालक के एकांक अक्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। और धारा घनत्व कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है। हम मात्रक की बात करते हैं। अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम मात्रक और विमा हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ने की, हम इसके अकॉर्डिंग ही मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। हमें J का मात्रक निकालना है, बराबर होगा I का मात्रक अपॉन A का मात्रक। I का मात्रक होता है एम्पियर और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा J का मात्रक आ जाएगा। हमें J की विमा निकालनी है, एम्पियर ए होगी और मीटर स्क्वायर के लिए एल, एल का स्क्वायर। ये पावर 2 प्लस के ऊपर जैसे जाएगी ये माइनस के 2 हो जाएगी इंटू ए, ये हमारी जे की विमा प्राप्त होगी।
जे एक सदिश राशि है, इसको हम जे सदिश बराबर आई अपॉन ए, ये अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जे सदिश बराबर आई अपॉन ए सदिश, ये डिवाइड में इधर कहीं में आएगा मल्टीप्लाई में। तो जो दो सदिश होते हैं उनके डॉट गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम धारा की एक और परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक तार के धारा घनत्व जे तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अदिश या डॉट गुणन को विद्युत धारा आई कहते हैं। उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई कहेंगे। अतः देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा आई चालक तार के धारा घनत्व जे तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अदिश या डॉट गुणन के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता क्या है? ये कोई परमाणु है जिसमें नाभिक है, इसकी बाह्यतम कक्षा में मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे ही हम क्या करेंगे, जो नाभिक के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उनके बीच में उतना ही ज़्यादा बल अप्लाई होगा, यानी कि ये प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, माइनस प्लस को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज़्यादा दूर होगा उनके बीच में उतना ही कम बल कार्य करेगा। तो इसलिए अगर हम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर से कोई ऊर्जा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर वहाँ कक्षा को छोड़ देता है और पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस मॉडल को बोलते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये लिखा हुआ है कि धातुओं के परमाणुओं में इनकी बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, अतः इन पर नाभिक का कमजोर विद्युताकर्षण बल कार्य करता है। जब इन्हें बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो ये नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध परमाणु को छोड़ देते हैं तथा धातुओं या चालकों के परमाणुओं या धनायनों के बीच गैस के अणुओं की तरह अनियमित गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या गैस इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं और यह मॉडल धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस देंगे। जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल एवं ऊष्मीय वेग। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य मुक्त पथ की। ठीक है, माध्य मुक्त पथ में अगर मैं बताऊं, ये एक चालक वायर मान लिया हमने, कोई चालक तार है। जो चालक तार होगा वो बहुत सारे परमाणुओं धनायनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते, इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वे ऐसे इसमें गति करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब ये गति करेंगे तो इनके जो मार्ग में धनायन या परमाणु आएंगे, ये उनसे क्या करते रहेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर, एक तो ये टक्कर हुई, फिर इसके बाद ये बैक जाएंगे, फिर ऐसे टकराएंगे, ऐसे टकराते हुए माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर आते हैं। तो हम कहेंगे कि इनकी जो दो क्रमागत टक्कर हुई, इन दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। डेफिनेशन है, धातुओं या चालकों में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धनायनों या परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और जो इसका मान होता है वो 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है, माध्य मुक्त पथ का मान। इसके बाद हम बात करते हैं श्रांति काल की, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये जो दो क्रमागत टक्कर हुई, उन टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको ही हम बोलते हैं श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को क्या बोलते हैं, हम श्रांति काल, टो कहते हैं। जो ये साइन है इसको हम टो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टो बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी तय की उसने, माध्य मुक्त पथ, और चाल हमने मान लिया औसत चाल VRMS से। लैम्डा का मान कितना आता है, 10⁻⁻9, और जो VRMS होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁵5। तो ये प्लस के पास जैसे ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 9 - 5 माइनस के 14 सेकेंड, यानी कि जो श्रांति काल का मान होता है वो 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का होता है। इसे कुछ पुस्तकों में जो श्रांति काल है इसको हम विश्रांति काल भी कहते हैं। तो कभी पेपर में आपके विश्रांति काल आया हुआ हो और आप उसको
ये समझो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ये जो श्रांतिकाल होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, विश्रांतिकाल भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऊष्मीय वेग की। जो इलेक्ट्रॉन है वो दो टक्करों में, या जो टक्कर होती है उनके बीच जिस वेग से गति करता है उस वेग को हम उसका ऊष्मीय वेग कहते हैं। जैसे चालकों या धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों या परमाणुओं के बीच जिस उच्च वेग से गति करते हैं उस उच्च वेग को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वेग U कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो बहुत उच्च 10⁵ मीटर पर बटे सेकेंड इसके इक्वल होता है। ठीक है, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ये हमें याद रखना है कि जो अगर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में गति कर रहे हैं ऊष्मीय वेग U से, तो जो उनका ऊष्मीय वेग होगा, औसत ऊष्मीय वेग, उसका मान 0 होता है। औसत ऊष्मीय वेग का मान कितना होता है, 0 होता है। माना किसी चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊष्मीय वेग क्रम से U1 U2 U3 डॉट 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 UN है, तो उनका जो औसत ऊष्मीय वेग होगा, औसत ऊष्मीय वेग का फॉर्मूला कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये n टर्म्स है, इनको ऐड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो औसत ऊष्मीय वेग किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। अब अनुगमन वेग होता क्या है, ये कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जो गति करेंगे, तो गति करते टाइम वे क्या करते हैं, इनके बीच में बहुत सारे धनायन या परमाणु आते हैं, उनसे टक्कर करते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत सूक्ष्म वेग से ही पहुंच पाते हैं। उस सूक्ष्म वेग या अल्प वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। देखो, जब किसी चालक तार के सिरों पर बैटरी जोड़ते हैं तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग Vd कहते हैं, जिसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। और Vd का फॉर्मूला होता है Vd बराबर L/T, वेग बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय करेगा, अगर ये जो चालक है इसकी लेंथ L है तो L डिस्टेंस तय करेगा वो, L और समय कितना लिया T, तो L/T। ठीक है, और मात्रा क्या होगा, मीटर/सेकेंड। विमा क्या होगी, L/T-1 होगी। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो देखते हैं, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर कोई विभवांतर लगाते हैं तो E बराबर V/L से, जब हम विभवांतर लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और F बराबर E, फॉर्मूला था F बराबर क्यों E वाला, तो यहाँ से जो क्यों है उसको इलेक्ट्रॉन से दर्शाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। तो F बराबर E से जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या कार्य करने लगेगा, एक बल कार्य करता है। हम कहेंगे कि से इलेक्ट्रॉन चालक तार के धन सिरे की ओर एक वैद्युत बल F कार्य करता है इलेक्ट्रॉन पर। इस F के कारण F बराबर ma से इलेक्ट्रॉन की गति में क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है। परंतु इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले धनायनों या परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं तथा अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग लगातार खोते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से, यानी कि 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से ही आगे बढ़ पाते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये व्याख्या है। हमने बताया कि अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब हम इसको तार को बैटरी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएगा वो रास्ते में जितने भी धनायन या परमाणु होंगे उनसे वो क्या करता रहेगा, लगातार टक्कर करता रहेगा और अपनी ऊर्जा को खोता रहेगा। तो जिसके कारण वो यहाँ से वहाँ तक एक छोटे से वेग से ही पहुँच पाएगा, और उस छोटे से वेग को ही हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। हमारा टॉपिक है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। हमने कोई चालक तार लिया जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N है।
अतः तार का कुल आयतन कितना होगा? जब अक्ष क्षेत्रफल तो a है, लंबाई l है, तीन भुजाओं के गुणनफल को आयतन बोलते हैं। एक भुजा तो ये है और दो भुजाओं का गुणनफल अक्ष क्षेत्रफल होता है, तो a गुणा l क्या होगा? इसका आयतन होगा। तो a गुणा l में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो a गुणा l में कितने होंगे? गुणा हो जाएगी इसकी। अब इसके बाद तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यों बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी है n गुणा a गुणा l, इसका मान रख देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका स्थान पर e रख देंगे। उसके बाद ये क्यों का मान आ गया, हमें निकालना है विद्युत धारा का, तो हम कहेंगे अतः t समय में तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तो I बराबर होगा क्यों अपॉन टी। क्यों का मान रख देंगे, L अपॉन टी जो होगा ये किसके बराबर होता है? VD की, तो L अपॉन टी के स्थान पर हम क्या रख देंगे? VD रख देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर NEA VD। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है अनुगमन वेग VD और धारा घनत्व J में संबंध। हम यहीं से इसको ही लेके चलते हैं, I बराबर NEA VD। ये a मल्टीप्लाई में है, इधर कहीं में जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो I अपॉन ए हो जाएगा बराबर NEVD। I अपॉन ए को ही हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व J कहते हैं, तो इसके स्थान पर हम J रख देंगे, तो J बराबर होगा NEVD। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आता है। देखो अब हम बात करते हैं गतिशीलता की, मोबिलिटी। ये होती क्या है? इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अपॉन ई। ये वैद्युत क्षेत्र है, VD अनुगमन वेग है, तो हम कहेंगे कि कोई आवेश वाहक है, अगर वो एकांक तीव्रता के अक्षेत्र में, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में जिस अनुगमन वेग से गति करता है उसको ही उसकी क्या कहते हैं? हम गतिशीलता बोलते हैं, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हमने ये परिभाषा लिखी हुई है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश वाहक जिस अनुगमन वेग या अपवाह वेग से गति करता है वही उसकी क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। और जो ये गतिशीलता होती है ये हमेशा धनात्मक राशि होती है, यानी कि ये सदैव क्या होती है? पॉजिटिव रहती है। यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। आवेश वाहक आप पॉजिटिव ले लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर लो या फिर प्रोटॉन की बात कर लो, ये दोनों पर क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। ये उनके आवेश वाहक की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। विद्युत प्रतिरोध को अगर सिंपल सी परिभाषा में समझाए तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? एक ब्रेकर होता है। ऐसे ये क्या होता है? एक ब्रेकर होता है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा क्या होती है? वैद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। R बराबर होता है V अपॉन I की। विभवांतर और धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। और सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? आवेश के प्रवाह में किसी पदार्थ द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। हम बात करते हैं इसके मात्रक की। R का जो मात्रक होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V का मात्रक अपॉन I का मात्रक। V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर, या V का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम और I का मात्रक एम्पियर, या एक इसका मैन मात्रक होता है ओम। क्योंकि ये ओम के नियम से उत्पन्न होता है इसलिए इसका मुख्य मात्रक ओम होता है। ठीक है। इसके बाद जो R है इसका SI मात्रक लिखा हुआ है कि R का SI मात्रक ओम होता है, मैन मात्रक जो होता है। हम बात करते हैं R की विमा की। विभव की विमा पहले तो हम इससे बना लेंगे। कार्य की विमा होगी mL/T - 2 अपॉन कूलाम की विमा AT और धारा की विमा A।
m तो एज इट इज, l की पावर 2 भी एज इट इज, t की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -2 तो ये है और -1 या -3 हो जाएगा। a और a स्क्वायर ऊपर जाकर के ऐसा हो जाएगा -a² हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है इसी को हम लिख सकते हैं, m का मतलब किलोग्राम, लंबाई मीटर, घात 2 है तो मीटर स्क्वायर, टाइम का मतलब सेकंड, सेकंड की पावर -3, धारा का मतलब एम्पियर, एम्पियर की पावर -2, इसको हम इसका व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। हम बात करते हैं एक ओम की परिभाषा की। R बराबर होता है V/I। I को हमने क्या किया, 1 एम्पियर रख दिया, V को भी हमने 1 वोल्ट रख दिया, तो R किसके बराबर होगा, 1 ओम के। तो इससे हम परिभाषा कहेंगे कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा होती है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत चालकता की। जिस प्रकार प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ये उसका अपोजिट होता है। चालकता का मतलब है धारा का जितना सुगमता से प्रवाह होगा वह क्या कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है। तो विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये क्या होगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता या चालकत्व कहते हैं, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी बराबर हम फॉर्मूला दे सकते हैं 1/r। जो जी है इसका मुख्य मात्रक होता है सीमेन, ठीक है, और जो चालकता है इसका मात्रक प्रतिरोध के अकॉर्डिंग अगर दे तो हम बोल सकते हैं महो या ओम इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विमा क्या होगी, प्रतिरोध की एकदम अपोजिट कर देंगे, एम इनवर्स L की पावर -2, T की पावर 3 a²। जो हमने R की विमा निकाल ली थी उसमें सारे चिन्ह इनके हम क्या कर देंगे, घातों के चिन्हों को बदल देंगे, वह हमारी विद्युत चालकता की विमा होगी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है ओम का नियम, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने सन 1828 में विद्युत धारा के प्रवाह संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। सन 1828 में इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई चालक तार है, अगर हम उसकी भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन न करे, तब चालक तार के सिरों, चालक तार में प्रवाहित धारा I और इसके सिरों पर विभवांतर V, ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कि I और V एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अर्थात हम कह सकते हैं कि V समानुपाती होता है I के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट आएगा R। हम बोल लेंगे यहाँ R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और R बराबर होता है V/I के, यानी कि ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद इसकी हम परिभाषा सेकंड दे सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभव तथा प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और जो ये नियम है यह नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, मतलब इसको ये नहीं है कि सभी जगह हम इसको अप्लाई कर दे। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्स, ये यूनिवर्स नियम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस नियम में V व I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह एक चित्रानुसार सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये V है, ये I है, इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम बात करते हैं ओम के नियम के सत्यापन की, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हमने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई L है, ठीक है, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। इसको हमने लिखा कि माना एक चालक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, माना तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, माना तार के सिरों पर विभवांतर V लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो जाता है, तब तार में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD, ये रिलेशन हमने निकाला था पीछे कि I में और अनुगमन वेग में संबंध में हमने ये रिलेशन निकाल के आए थे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि माना तार में विद्युत विभवांतर के कारण
उत्पन्न विद्युतक क्षेत्र, जैसे हम विभवांतर देंगे तो उसमें विद्युतक क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो E बराबर V/N। और जब विद्युतक क्षेत्र उत्पन्न होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक क्या कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, F बराबर EE। ठीक है, इस E का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे EV/L। और जैसे ही बल कार्य करेगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी गति में परिवर्तन होगा, अर्थात उनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो F बराबर हम कह सकते हैं ma के, ये भी F है और ये भी F है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वेशन सेकंड व थर्ड से ये दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा ma बराबर EV/L की। ये m मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो a बराबर आएगा EV/mn। ये इक्वेशन नंबर हमने 4th मान लिया। इसके बाद हम कहते हैं कि माना n मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक ऊष्मीय वेग क्रम से u1 u2 u3 डॉट 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 un है तथा इनके क्रांति काल τ1 τ2 डॉट 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 τn है। तो गति की फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन थी v बराबर u प्लस at। v तो होता है अंतिम वेग, u था हमारा प्रारंभिक वेग, t था समय और a होता है त्वरण। तो यहाँ पे t को तो हमने टो से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये u1 u2 ये इनके प्रारंभिक वेग है, हम निकालते हैं सबके अंतिम वेग। ठीक है, तो अंतिम वेग के लिए v बराबर u प्लस at, इनका यूज करेंगे u1 प्लस a21 u2 प्लस a22, इस समीकरण में रखते रहेंगे डॉट 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 un प्लस a2n होंगे। अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो औसत जो होगा वो अनुगमन वेग vd के इक्वल होगा। तो vd बराबर होगा प्रथम ऊष्मीय वेग, अंतिम ऊष्मीय वेग पहले उसका, फिर सेकंड का, थर्ड का, सबके अंतिम ऊष्मीय वेग को क्या कर देंगे हम, ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। u वालों को हम एक साथ करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un/n प्लस a इनमें से कॉमन लेते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn/n। जो अंतिम जो टोटल ऊष्मीय औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है, और टोटल शांति काल हमने मान लिया टो है, ये इसको उधर बता दिया कि औसत ऊष्मीय वेग तो 0 होता है और टो जो है वो औसत श्रांति काल है। तो vd बराबर होगा a टो के। a का हमारा मान आया था इक्वेशन नंबर 4 में, वो हम रख देंगे, a बराबर आया था EV/ml की, तो vd बराबर होगा EV/ml इंटू टो। ये हमारा vd का मान प्राप्त होता है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 थी I बराबर NEA/VD, vd के स्थान पे हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे n, e की e में मल्टीप्लाई e स्क्वायर होगा a/ml, ये v, ये i इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कहीं में जाएगा ये डिवाइड में, और ये सब का सब इधर आ जाएगा, क्यों हो जाएगा v/i, ये भाग में इधर मल्टीप्लाई में आएगा ml/ne² a। तो ये सबकी सब भौतिक अवस्थाएं हैं, और भौतिक अवस्थाओं को हमने क्या करना था, कांस्टेंट रखना था। तो इसको पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, r। तो v/i किसके बराबर आता है, r के। इससे हम क्या करते हैं, ओम के नियम का सत्यापन होता है। ठीक है, अब जो r है, r का यहाँ से फॉर्मूला मिलता है ml/ne² a टो। तो r जो है चालक तार का प्रतिरोध है, यदि ml/ne टो ये क्या रहे, नियत रहे, तब R समानुपाती होगा L के और R समानुपाती होगा 1/a के। तो हम कह सकते हैं कि चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर हम क्या करेंगे, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, और प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान नहीं, इसके बढ़ाने पर इसका मान घटता है और इसके घटाने पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अतः किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R उस चालक तार की लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि जो घरों में हम बैटरियां यूज करते हैं, बैटरियों में हम क्या करें, अगर एक तो अक्ष क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए वायर का, और एक लंबाई क्या होनी चाहिए, कम से कम, यानी कि मोटे व छोटे तार का प्रयोग
करने पर बैटरी की विद्युत ऊर्जा में हानि क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मोटे व छोटे तार में विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम कोई बैटरी घर में यूज कर रहे हैं और उसमें हम लंबी डोरी का यूज करते हैं तो बैटरी कम चलेगी, लेकिन अगर हम उस लंबी डोरी के स्थान पर एक छोटी डोरी और जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, यानी कि उसका एरिया क्या हो, बड़ा हो, उसका यूज करें तो जो वो 1 घंटे चल रही थी बैटरी, शायद वह 1.5 यानी कि उससे मैक्सिमम चलेगी, 1 घंटा से ज़्यादा का बैकअप होगा उसका। तो इसलिए अगर हम घरों में बैटरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनमें हमें कम से कम छोटा और मोटा वायर यूज करना चाहिए, जिससे कि बैटरी क्या करेगी, अच्छा बैकअप देगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओमीय तथा अनोमीय परिपथ की। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये परिभाषा लिखी हुई है। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इन्हें रेखीय परिपथ भी कहते हैं। जैसे सभी धातुएं, अर्धचालक व अचालक ओम के नियम का पालन करते हैं। और दूसरा, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। जैसे गैस, ट्रांजिस्टर, अर्धचालक, डायोड आदि। ये अर्धचालक है और यहाँ पे अर्धचालक डायोड है। ठीक है। ये ओमीय परिपथ का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और अनओमीय में एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की। किसी चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व चालक तार के धारा घनत्व J के अनुपात को चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर होता है E/J के। किसी चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व J के अनुपात को क्या कहते हैं, हम उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। हमें इससे सूत्र की स्थापना करनी है। माना L लंबाई का एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, वाले किसी तार के सिरों पर विभवांतर V तथा धारा I प्रवाहित करते हैं। तो तार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमें किस किस चीज की जरूरत है, E की और J की। E बराबर होता है V/N और धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। रो बराबर E/J। E का मान है V/L, J का मान है I/A। इसको हम ऐसे सही करके लिख लेंगे V/I और A/L। V/ जो I होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं R। V/I जो होता है इसको हम विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। और A/L एज इट इज, तो ये हमारा एक सूत्र आता है रो बराबर RA/L। ठीक है। इसको निकालने की एक वैकल्पिक विधि भी है। हमें निकालना था अभी ओम के नियम के सत्यापन में कि R समानुपाती होता है L के और R समानुपाती होता है 1/A के। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो R समानुपाती होगा L/A के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट जो है यही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये इधर जो इधर भाग में है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है इधर भाग में चले जाएगा। तो ये रो बराबर RA/L। ये इसकी वैकल्पिक विधि है और ये एक इसकी ये विधि है। तो जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे आप पेपर में कर सकते हो। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक तार का अभिलाक्षणिक गुण होता है, जो चालक तार की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर नहीं करता। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमें मात्रक और विमा निकालनी है। पेपर में इनके मात्रक और विमा ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जो रो है हमें इसका मात्रक निकालना है। रो का मात्रक ये जो है इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है। तो रो का मात्रक जो होता है बराबर होगा R का मात्रक, A का मात्रक अपॉन L का मात्रक। R का मात्रक होगा ओम, A का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर और L का मात्रक होगा मीटर। इससे कैंसल, तो ओम मीटर ये इसका क्या आएगा, मात्रक आता है प्रतिरोधकता का। इसके बाद हमें इसकी विमा निकालनी है। ये प्रतिरोध की विमा लिखी हुई है और मीटर की विमा L, तो एक पावर और बढ़ जाएगी तो ML की 3 T-3 A-2 ये क्या होगी, प्रतिरोधकता की विमा होगी। इसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। जिस प्रकार प्रतिरोध के उल्टे को
चालकता कहते थे। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ के, ठीक है। और जो इसका मात्रक होगा तो 1/ओम मीटर, या ओम ऊपर जाएगा तो इनवर्स, मीटर भी ऊपर जाकर मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो, मीटर इनवर्स, ये इसके मात्रक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विमा की। ये हमने प्रतिरोधकता की विमा निकाली। इसमें जो जो ये चिन्ह है, या m⁻+1 ये हो जाएगा -1, l⁻+3 ये -3 हो जाएगा, t⁻−3 ये +3 हो जाएगा, और a⁻−2 ये a⁻2 हो जाएगा। तो ये हमारी चालकता की विमा आई, विशिष्ट चालकता की। इसके बाद हम बात करते हैं ओम के नियम का वैकल्पिक रूप, अथवा सिग्मा ई व धारा घनत्व जे में संबंध। हम जानते हैं कि रो बराबर होता है E/J के, ये J डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। 1/ρ जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा के, विशिष्ट चालकता की। तो यहाँ पे इसके स्थान पर सिग्मा रख देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, J सिग्मा और ई में संबंध आता है। ये एक नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद बात करते हैं हम गत्यात्मक प्रतिरोध की। अब गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है, यदि अनओमीय परिपथ के किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में किए गए छोटे से परिवर्तन डेल वी से विद्युत धारा में होने वाला परिवर्तन डेल आई हो, तो इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये किस में उत्पन्न होता है, अनओमीय परिपथ में उत्पन्न होता है। यानी कि अगर कोई अनओमीय परिपथ है और उसके खंड हम क्या कर दे, किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में छोटा सा परिवर्तन करें, जिसे हम डेल वी कहें, और धारा में परिवर्तन डेल आई हो, तो इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। हमें 4 चीज़ों पर ताप की निर्भरता पढ़नी है। एक तो धातुओं या चालकों पर, दूसरा मिश्र धातुओं पर, तीसरा अर्धचालकों पर, चौथा विद्युत अपघट्यों पर। तो सबसे पहले हम धातुओं की प्रतिरोधकता की बात करते हैं। धातु या चालकों का विद्युत प्रतिरोध जो R था वो बराबर आया था ml/Ne²A टो के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R समानुपाती होगा 1/टो के, ठीक है। उसके बाद परंतु जो इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल होती है VRMS, वो होती है λ/टो, यानी कि माध्य मुक्त बटे श्रांति काल। अब ये λ/टो को इधर ले जाते हैं, इसको उधर लेके आते हैं, तो टो बराबर होगा λ/VRMS। तो हम टो समानुपाती लिख सकते हैं 1/VRMS। उसके बाद परंतु इलेक्ट्रॉन की जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है VRMS, वो समानुपाती होती है √ टेम्परेचर के। तो हम कहेंगे कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो VRMS का मान भी क्या होता है, बढ़ेगा, और VRMS का मान बढ़ेगा तो श्रांति काल का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और जब श्रांति काल का मान घटता है तो R समानुपाती लिख रखा है हमने 1/टो के, तो श्रांति काल के घटने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि धातुओं या चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उनके वर्ग माध्य मूल चाल VRMS बढ़ जाती है, और इससे श्रांति काल टो घट जाता है, और श्रांति काल घटने पर चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। अतः ताप बढ़ाने पर धातुओं का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमें इसका रिजल्ट याद रखना है कि जो धातु होती है, धातुओं में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातुओं की। मिश्र धातु क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, शुद्ध धातुओं की भांति मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर प्राप्त जो धातु होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से धातु प्राप्त होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। जैसे टंगस्टन, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, यूरेका आदि, ये सब मिश्र धातुएं हैं। अब कंडीशन क्या होगी कि जो शुद्ध धातुओं की भांति मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, परंतु मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वो शुद्ध धातुओं से कम होता है,
ठीक है। अल्फा की भी बात करेंगे हम कि जो प्रतिरोध ताप गुणांक वो शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अतः ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन शुद्ध धातुओं की तुलना में कम बढ़ता है। यानी कि बढ़ेगा तो मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध, लेकिन शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होगा, वो थोड़ा कम बढ़ेगा। ठीक है। इसी कारण मीटर सेतु, विभव मापी, व्हीटस्टोन सेतु आदि उपकरणों में हम किसके तारों का यूज करते हैं, मिश्र धातु। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मीटर सेतु, विभव मापी या व्हीटस्टोन सेतु में मिश्र धातुओं के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि धातुओं में प्रतिरोध का मान अधिक बढ़ता है और मिश्र धातुओं में प्रतिरोध का मान धातुओं की तुलना में कम बढ़ता है। इसलिए हम मिश्र धातुओं के तारों का यूज करते हैं इन परिपथों में। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे पेपर में। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R0 हो तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो, तो RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी के। अब होता क्या है, R0 जो ये अल्फा है इसको ही हम बोलते हैं, ये एक नियतांक है, इसको ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ये R0 के अंदर मल्टीप्लाई करते R0 प्लस R0 अल्फा टी, ये प्लस का R0 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा R0 अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, दोनों मल्टीप्लाई में, इधर इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो ये होगा RT माइनस R0 अपॉन R0 टी। ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसको हम क्या कहते हैं, डेल आर कह सकते हैं। हमें इससे परिभाषा देनी है, तो बटे में जो लिखा होता है यानी कि अपॉन में जो लिखा होता है उसको हम क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं। R0 को 1 रखा, टी को हमने 1 डिग्री सेल्सियस रख लिया, तो अल्फा किसके बराबर होगा, डेल आर के। तो हम कहेंगे कि यदि किसी चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो तथा ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करने पर चालक तार के विद्युत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होगी, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया तो परिवर्तन कितना हुआ, डेल आर हुआ, उस परिवर्तन को ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहते हैं। ठीक है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते और इसका मात्रक 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, यानी कि इन पर अगर इनका ताप बढ़ाएंगे तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर तो अचालक और ताप बढ़ाने पर चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर अचालक तथा ताप बढ़ाने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालकों को अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, और जैसी इनका मूल चाल बढ़ेगी तो श्रांति काल घटेगा, और श्रांति काल घटने पर प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं इनमें जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है। अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या भी बढ़ती है, संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अर्धचालकों की चालकता में जो वृद्धि होती है वो प्रतिरोध में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इनमें चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, इनका घट जाता है। ठीक है। अर्थात अगर हम क्या करें, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसका चालकता बढ़ेगी, तो जो चालकता बढ़ती है वो प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है उसका मान। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों का क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत अपघट्यों की। वैद्युत अपघट्य को हम एक चाशनी वगैरह जो चाशनी होती है ना मीठे की, उससे हम समझ सकते हैं। अगर हम कोई चाशनी है मीठे की, अगर उसको हम ठंडा करते यानी कि उसका तापमान घटाते हैं तो वो जम जाती है। अगर जमने के बाद की बात करें तो उसमें अगर हम
एक चमचा वगैरह फेरते हैं तो फेरने के वो आराम से हम नहीं फेर सकते, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं चाशनी का तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और उसमें हम चमचा आसानी से घुमा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं विद्युत अपघट्यों का तो उनकी सांद्रता क्या होती है, घटती है, और जब सांद्रता घटेगी तो उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चल फिरेंगे, अर्थात उनकी क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाती है। अब ये डेफिनेशन है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वे अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का ताप बढ़ाने पर इनकी सांद्रता कम हो जाती है जिससे आयनों को चलने फिरने में क्या होती है, आसानी होती है। अतः विद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति। फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक है, यह हम विद्युत शक्ति कह सकते हैं कि हम एकांक समय में जितनी अपनी ऊर्जा खोते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। यह डेफिनेशन है। देखो किसी, अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें तो कोई विद्युत परिपथ है जो ऊर्जा वो क्षय करेगा वही क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं उस परिपथ की। डेफिनेशन P बराबर W/T। टी बराबर हमने 1 सेकेंड रख दिया तो P बराबर होगा W के। तो हम कहेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा खर्च होगी वह ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उस विद्युत परिपथ की शक्ति P कहलाती है। ठीक है, मात्रक की बात करें यह एक अदिश राशि होती है। अगर मात्रक की बात करें तो W का मात्रक अपॉन T का मात्रक, W का मात्रक जूल होता है अपॉन T, T का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल अपॉन सेकंड हो गया एक तो मात्रक। या इसका एक मैन मात्रक क्या होता है, वाट। जो बल्ब वगैरह होते हैं हम कहते हैं 100 वाट का लेके आना है, 200 वाट का, तो जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, किलोग्राम, वाट या अश्व शक्ति सबके सब शक्ति के मात्रक होते हैं। P की विमा निकालनी, कार्य की विमा अपॉन समय की विमा, mL/T-2 अपॉन टी, टी की पावर +1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -2 -1 -3 प्राप्त होगा, तो P की विमा होगी mL/T-3। इसके बाद जो 1 वाट है वो बराबर होगा 1 जूल सेकंड के, 1 किलोवाट जो होगा वो बराबर होगा 1000 वाट के। एक अश्व शक्ति ये पूछा जा सकता है वो 746 वाट के होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, माना किसी परिपथ या विद्युत उपकरण के सिरों पर विभव V तथा प्रवाहित धारा क्यों, प्रवाहित आवेश क्यों है, तब परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होगी वो W बराबर होगी क्यों गुणा V के। V का फॉर्मूला था चूंकि हमारा V बराबर होता है W अपॉन क्यों, तो यहाँ से W बराबर आएगा क्यों गुणा V के। तो यहाँ जो W का मान आता है शक्ति के P बराबर W/T इस फॉर्मूले में रख देते हैं। P का मान रखेंगे क्यों गुणा V। अब क्यों अपॉन T किसके बराबर होता है, I के, तो इसके स्थान पे जब हम I रखेंगे तो P बराबर VI आएगा। ये एक इसका फॉर्मूला आता है शक्ति का, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VI बराबर P। उसके बाद अगर V का मान मैं IR रखूं तो V का मान IR रखेंगे, I और I स्क्वायर हो जाएगा इंटू में R, तो P बराबर होगा I स्क्वायर इंटू R। उसके बाद अगर I बराबर V अपॉन R रखते हैं तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक पावर कैंसिल होगी तो P बराबर आएगा V स्क्वायर अपॉन R के। ये हमारा 3 फॉर्मूले आते हैं, एक तो VI बराबर P, एक P बराबर I स्क्वायर R, एक P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा 1 kWh या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो, किलो का मतलब होता है 1000 वाट एज इट इज। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं 36 एज इट इज। 10 की घात 3 ये और 2 ये, तो 10 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो वाट सेकंड है, अब जो वाट सेकंड होता है ये बराबर होता है जूल के, क्योंकि P बराबर भी फॉर्मूला था P बराबर W/T, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं PT। अब देखिए W तो जूल हो गया, P का मात्रक वाट और T का मात्रक सेकंड, तो वाट सेकंड को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, जूल के। अर्थात जो 1 किलोवाट घंटा होता है ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं।
ठीक है, जिसका मान 3.6 इंटू 10⁶ होता है, 6 जूल होता है। ये नोट रखने के लिए बातें हैं। अगर समांतर क्रम में शक्ति का फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी जुड़ सकते हैं, जितनी शक्ति हो। और श्रेणी क्रम में जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो 1/P बराबर होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद जो घरों में विद्युत उपकरण होते हैं वे हमेशा हम कहीं में जोड़ते हैं, ज़्यादातर उनको हम कहीं में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घरों के जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको हम जोड़ने के लिए समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन 30% में कटा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन की। हमने 3 प्रतिरोध लिए R1 R2 R3, इनको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें एक ही धारा प्रवाहित हो, यानी कि सेम धारा प्रवाहित हो, तो क्या कहलाता है, संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। हमने कहा माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 व V3। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। अब देखते हैं हमें इसको कैसे करना है। R बराबर होता है हमारा V/I। हम आर्टिकल के अगर स्टार्टिंग याद रख ले तो आर्टिकल हम नहीं भूल सकते। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करके चलते हैं, हमें आर का तो सूत्र निकालना है, इसको छोड़ देंगे। इन दोनों में आई नियत है, इसको भी छोड़ देंगे। तो चेंज कौन हो रहा है, विभव। हम इसका टोटल लेके चलेंगे तो हम कहेंगे कि इनके बीच टोटल विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आर तो कांस्टेंट है, आर निकालना है, आई कांस्टेंट है, V बदल रहा है, तो V का हम टोटल करके चलेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद V बराबर IR के फॉर्मूले से V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर होगा IR2 और V3 बराबर IR3। तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये होगा V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I इधर। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध ले ले, तो जो V बराबर होगा वो किसके होगा, IR के। ये भी V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम दोनों को बराबर रखते हैं, आई आर बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसल हो जाएगा, तो R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। जितने भी प्रतिरोध जोड़ेंगे उनको ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो इस श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होगा। ऐसे ही हम निकालते हैं समांतर अथवा पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। हमने 3 प्रतिरोध लिए R1 R2 R3 V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम ये होता है कि अगर तीनों में विभव का मान क्या रहे, नियत रहे, तो कहलाता है समांतर क्रम। यानी कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 I2 व I3 है। तब परिपथ में प्रवाहित, देखो अब वही फिर वही कंडीशन, V बराबर होता है IR। अब हमने R का तो निकालना है फॉर्मूला, इसको तो छोड़ देंगे। V और I में V कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, तो बदल कौन रहा है, I। तो इसलिए हम इसका टोटल लेके चलते हैं। नेट धारा मान लिया पहले जो प्रतिरोध है इसमें I1, दूसरे प्रतिरोध में I2 और तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा बह रही है। तो हम टोटल लेके चलेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बाद ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो यहाँ से निकाल लेंगे। I1 बराबर आएगा V/R1, I2 बराबर आएगा V/R2, I3 बराबर आएगा V/R3। तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। अब वही कंडीशन कि तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध लेने पर, तो I बराबर होगा V/R। समीकरण सेकंड है। हम यहाँ इसके बाद बताएंगे कि तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध लेने पर, तो ये होगा कि अगर हम तीनों प्रतिरोधों के तुल्य एक प्रतिरोध ले ले तो V बराबर IR से I बराबर होगा V/R। वह भी I के इक्वल थी और ये भी इक्वेशन I के इक्वल है, तो सेकंड व थर्ड से इन दोनों को हम I
इक्वल रख देंगे। v अपॉन आर बराबर v, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v कैंसिल हो जाएगा तो 1/r बराबर आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा समांतर या पासर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध अथवा तथा वर्णकोड की। जो कार्बन प्रतिरोध या वर्णकोड है ये भी 30% में सिलेबस में से कटा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, हमें इसको पढ़ना है कि वर्णकोड या कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। जो हमारे वैद्युत परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उनमें धारा को के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत प्रतिरोधों का यूज करते हैं। लेकिन जो विद्युत प्रतिरोध हम तार से उत्पन्न करते हैं उसमें बहुत लंबे तार की जरूरत होती है जो बहुत स्पेस घेरता है। तो जो कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम उच्च प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखियो ये लिखा हुआ है विद्युत परिपथों में उच्च प्रतिरोध लगभग 1 मेगा ओम की आवश्यकता होती है। इतने उच्च प्रतिरोध चालक तार द्वारा बनाने पर अत्यधिक लंबे तारों की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत ज्यादा स्थान भी घेरते हैं। ठीक है, अतः जो कार्बन प्रतिरोध है एक सरल व सस्ती विधि है जिसकी सहायता से उच्च प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो अत्यधिक उच्च होता है, जो कार्बन प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, खोखली डिब्बी होती है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन का चूर्ण भरा होता है। और जो जिसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में एक अचालक खोखले बेलन के भीतर कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है तथा इसके ऊपर 4 रंगों की पट्टियां बनाई जाती हैं। पहली व दूसरी पट्टी पहले व दूसरे सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, तीसरी पट्टी 10 की घात को प्रदर्शित करती है, जबकि जो चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो ये हमने इसका वर्णकोड बनाया हुआ है। इसमें तो हमने कलर लिख दिए, ये फर्स्ट और सेकंड पट्टी है, ये थर्ड पट्टी है और ये चौथी पट्टी है। इसका जो रंग होते हैं वे होते हैं काला, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, और हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी 10 की घात को 10 की घात 0, 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और जो चौथी पट्टी होती है अगर सुनहरा है यानी कि गोल्ड रंग है उस पर तो ±5% सहनशीलता, सिल्वर कलर है तो ±10% सहनशीलता, अगर आपका कलरलेस यानी कि कोई रंग नहीं है तो ±20% सहनशीलता। अब इसको याद कैसे रखें इन कोडों को, क्योंकि हम इनको तो याद रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, फिर 10 की घात 0 से लेकर 9 तक। अब इनको कैसे याद रखते हैं, इनका ट्रिक होती है बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का ग्रीन, उसके बाद बी का ब्लू, वी का वायलेट, जी का ग्रे और डब्लू का वाइट। तो इसके द्वारा हम इनको याद रख सकते हैं। अब हम इसको निकालना सीखते हैं। ये एक हमसे कार्बन प्रतिरोध दिया हुआ है। पहली पट्टी नीले रंग की है, सेकंड रेड है, तीसरी ब्लैक और फोर्थ गोल्ड कलर की है। ठीक है, हमने इसकी क्या निकालना है, इसका कार्बन प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करनी है। तो जो पहली पट्टी है ब्लू, ब्लू इसके लिए ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ब्लू के लिए कितना नंबर है 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद रेड कलर, अब जो रेड है रेड के लिए कितना अंक है 2, क्योंकि पहले और दूसरी पट्टी के लिए इसी में से अंक चूज करने हैं तो 2 × उसके बाद ब्लैक, ब्लैक है 0 नंबर पे। ठीक है, तो 10 की पावर कितना 0 × 10 की पावर 0 ओम, ये तो प्रतिरोध आता है। और गोल्ड के लिए सहनशीलता ±5%, ये इसकी सहनशीलता। तो इस प्रकार हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्णकोड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।